हिंदी है हिंदुस्तान की जननी। हिंदी है हिंदुस्तान की जननी। अटल ने जिसकी कीर्ति बखानी। गूंज उठी संयुक्त राष्ट्र संघ में जब पहुंचा सच्चा हिंदुस्तानी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मुकेश यूनिक। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य, यानी हिंदी का विकास कब हुआ, कैसे हुआ, उसका सटीक कालानुक्रम आज हम देखेंगे। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं हिंदी साहित्य में कि विश्व में कितनी भाषाएं हैं। तो विश्व में लगभग 3000 भाषाएं हैं। विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे जर्मन, फ्रेंच, अमेरिकी, भारोपीय परिवार की भाषाएं। ठीक है, तो हम बात करेंगे भारोपीय परिवार की भाषाएं। भारोपीय परिवार से ही आगे चल करके हिंदी का उद्भव हुआ है। ऐसे आगे कालानुक्रम एक सटीक विश्लेषण के साथ हम देखेंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और हिंदी साहित्य का सटीक विश्लेषण और विकास कालानुक्रम याद कर पाएंगे। दोस्तों, भारोपीय परिवार, चूंकि विश्व में 3000 भाषाएं बोली जाती हैं, उसमें से एक है भारोपीय परिवार। अब भारोपीय परिवार का विकास आगे कैसे हुआ, इस चीज को देखें कि भारोपीय परिवार का ही हिंदी एक भाग है। ठीक है, भारोपीय परिवार का ही हिंदी एक भाग है। अब भारोपीय परिवार का मतलब होता है भारत और यूरोपीय, यानी भारत और यूरोप में बोली जाने वाली भाषाओं को भारोपीय परिवार की भाषा बोला गया। ठीक है, अब भारोपीय परिवार की 10 शाखाएं थी। भारोपीय परिवार की 10 शाखाएं थी, जिसमें से दो मुख्य हैं। दो मुख्य हैं शाखाएं। भारोपीय परिवार की मुख्य दो शाखाएं हैं, एक है सप्तम वर्ग और दूसरा है केतुम वर्ग। ध्यान रखेंगे, भारोपीय परिवार का मतलब है भारत और यूरोपीय क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा। भारोपीय परिवार 10 शाखाएं हैं भारोपीय परिवार की, जिसमें से दो मुख्य हैं, एक सप्तम वर्ग है और एक केतुम वर्ग है। सप्तम वर्ग में भारत ईरान भाषा आती है, भारत ईरानी भाषा आती है, जिसमें या फिर अल्बानी भाषा भी आती है। जबकि केतुम परिवार में ग्रीक, जर्मन और इटैलिक भाषा आदि आती हैं। तो सप्तम वर्ग में हम देखेंगे कि भारोपीय परिवार के सप्तम वर्ग में भारत ईरानी भाषा आती है। ठीक है, अब दोस्तों, भारत ईरानी भाषा में एक ग्रंथ लिखा गया था, जिसका नाम अवेस्ता था। भारत ईरानी भाषा में पहला एक ग्रंथ ऐसा मिला जिसका नाम अवेस्ता था। ठीक है, अवेस्ता जिसका नाम अवेस्ता था। इसमें पहले बार संस्कृत का प्रयोग हुआ था। ठीक है, तो भारत ईरानी भाषा में लिखा गया एक ग्रंथ था अवेस्ता, जिसमें पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था। दोस्तों, ग्रियर्सन एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहली बार संस्कृत भाषा को 3 भागों में बांटा। तो ग्रियर्सन ने संस्कृत भाषा को 3 भागों में बांटा, जिसमें पहला भाग था भारतीय आर्य। पहला भाग था संस्कृत का भारतीय आर्य, दूसरा संस्कृत का भाग था दरद, और तीसरा संस्कृत का भाग था ईरानी भाषा, यानी फारस क्षेत्र में बोले जाने वाले। तो पहली ग्रियर्सन ने संस्कृत को 3 भागों में बांटा, जिसमें पहला भाग था भारतीय आर्य भाषा, और इसको आगे भी देखेंगे। और दूसरा था दरद, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा। और फिर अगला था ईरानी, यानी ईरानी भाषा, यानी फारस क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा। ठीक है, अब दरद का मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में, तो पहाड़ी क्षेत्र जैसे कश्मीरी और पंजाबी भाषाएं हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा थी, ये दरद के अंतर्गत आती हैं। अब भारतीय आर्य भाषा पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, इस चीज को हम मिटा देते हैं। अब भारतीय आर्य भाषा, यानी यहाँ से चर्चा करते हैं। ठीक है, भारतीय आर्य भाषा, उम्मीद है इस चीज को आप समझ चुके होंगे। हमने बताया कि विश्व में लगभग, हमने क्या अभी चर्चा की कि विश्व में लगभग 3000 भाषाएं हैं।
उसमें से भारोपीय परिवार की एक आय थी, भारोपीय परिवार, भारोपीय एक भाषा निकली जिसमें एक भाषा थी जिसको कहते हैं भारोपीय परिवार, भारोपीय परिवार की भाषा। अब इसमें से इसको कहा गया भारत और यूरोपीय क्षेत्र में विकसित होने वाली भाषा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण वर्ग था, इसकी 10 शाखाएं थी और जिसमें से एक शाखा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, वो है सप्तम वर्ग। इस सप्तम वर्ग में आगे चलकर जिक्र हुआ भारत ईरान भारतीय आर्य भाषा का, भारतीय आर्य भाषा का, भारतीय आर्य भाषा का जिक्र हुआ। ठीक है, अब भारतीय आर्य भाषा का आगे चल करके क्या विकास रहा इसको जानते हैं। इसको भारतीय आर्य भाषा को हम प्राचीन आर्य भाषा, प्राचीन आर्य भाषा भी कहते हैं। इसका कालानुक्रम है सन 2000 ईस्वी पूर्व से, सन 2000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो प्राचीन आर्य भाषा का समय है यानी कालानुक्रम है 20,000 ईस्वी पूर्व से 8,000 ईस्वी पूर्व तक। ये प्राचीन आर्य भाषाओं का बोलबाला था, यानी ये बोली जाती थी। ठीक है, अब इसका डिवीजन हम देखते हैं। अब प्राचीन आर्य भाषा को 2 भागों में बांटा गया है। इस प्राचीन आर्य भाषा को 2 भागों में बांटा गया है। प्राचीन आर्य भाषा को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग था वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, और दूसरा था लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो आर्यों ने सबसे वेद रामायण लिखे, वेद इन सब चीजों में जो संस्कृत इस्तेमाल हुई उसको वैदिक संस्कृत कहा गया। इसका काल था 2000 बीसी यानी ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक, 800 ईस्वी पूर्व यानी 800 बीसी तक इसका कालानुक्रम था। यानी वैदिक संस्कृत कब से कब तक रही, तो 2000 बीसी से 800 बीसी तक रही। लौकिक संस्कृत 800 बीसी से 500 बीसी तक रही। लौकिक संस्कृत आगे, लौकिक संस्कृत का मतलब जो ये वैदिक संस्कृत में परिवर्तन हुआ और लोगों को आसान लगा, लोग जिस भाषा को बोलते थे उसे लौकिक संस्कृत बोलते हैं। तो इसका समय पीरियड था यानी 800 बीसी से 500 बीसी तक। ठीक है, ये लौकिक संस्कृत का कालानुक्रम था। ठीक है, इसके बाद और भाषा, अब भाषा इसका आगे कार्यक्रम विकास कैसे हुआ, क्या हुआ, उसको आप आगे देखते हैं। इसके बाद आए मध्यकालीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा। ठीक है, मध्यकालीन आर्य भाषा। और मध्यकालीन आर्य भाषा का टाइम पीरियड क्या था, तो मध्यकालीन आर्य भाषा का टाइम पीरियड था 500 बीसी। तो यहाँ थी 500 बीसी से लेकर के 1000 ईस्वी तक। ध्यान देंगे 1000 एडी यानी ईस्वी, एडी यानी ईस्वी। 500 बीसी से, बीसी यानी ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक एक मध्यकालीन आर्य भाषा का समय था। ठीक है, अब मध्यकालीन आर्य भाषा से हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये इससे पहले का इतिहास जो अब तक हमने बताया ये आपको कहीं नहीं मिलेगा ज्यादातर देखने को। ठीक है, इसके बाद लेकिन हमने एक सही कालानुक्रम के अनुसार इस चीज को व्यवस्थित किया। ठीक है, मध्यकालीन आर्य भाषा से हम प्रारंभ करते हैं, यहीं से आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, मध्यकालीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य आर्य इसका समय था
500 ईस्वी से ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व ईस्वी तक, पूर्व नहीं रहेगा, ईस्वी तक, 1000 ईस्वी तक। अब इसको कितनी भागों में बांटा गया? इसको अब 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। मध्यकालीन आर्य भाषा को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है पाली, दूसरा भाग है प्राकृत, और तीसरा भाग है अपभ्रंश। अपभ्रंश। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हिंदी का विकास कैसे हुआ, ठीक है। तो मध्यकालीन आर्य भाषा को 2 भागों में बांटा गया था, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का समय था 2000 बीसी से 800 बीसी तक, यानी कि 2000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक। लौकिक संस्कृत का समय था 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। उसके बाद मध्यकालीन आर्य भाषा आई और इसका समय था 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। अब इस मध्यकालीन आर्य भाषा को हम पढ़ेंगे और इसको बांटा गया 3 भागों में, ठीक है। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, ठीक है। यहाँ से अब आगे बात करेंगे हम। तो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली भाषा कब से कब तक रही? तो ये 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक रही, 1 ईस्वी तक, ठीक है। 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक रही पाली भाषा। पाली भाषा किस धर्म में बोली जाती थी? तो आप जानते होंगे, बौद्ध धर्म में बोली जाती थी, ठीक। बौद्ध धर्म के समय बोली जाती थी पाली। बौद्ध धर्म में मतलब ज्यादा प्रचलित थी पाली। इसका समय पीरियड था 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक, ठीक है। अब इसको चलिए अगला इस प्राकृत को भी देख लेते हैं। प्राकृत का समय था, प्राकृत भाषा का 1 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। 1 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी, अरे 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, पूर्व नहीं रहेगा, पूर्व का काम खत्म हो गया। यहाँ से पाली भाषा 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी आ गया। अब 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक कौन थे? प्राकृत। प्राकृत एक जैन भाषा में ज्यादा प्रचलित थी। जैन धर्म में ये ज्यादा प्रचलित थी। यानी जो बौद्ध ग्रंथ लिखे गए वो पाली भाषा में लिखे गए थे, और जो जैन ग्रंथ लिखे गए हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अब इसके आगे अंगभ्रंश आ जाती है, अपभ्रंश आ जाती है। अपभ्रंश का समय था, अपभ्रंश का 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी से 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, ठीक है। यानी कि जो मध्यकालीन आर्य भाषा थी उसका पूरा टाइम पीरियड माने तो 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक थी, जिसमें पाली भाषा 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक रही। और उसके बाद प्राकृत भाषा का समय 1 ईस्वी से 500 ईस्वी था। अब अपभ्रंश का समय 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक रहा, ठीक है। अब इसको पाली भाषा को प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है। प्रथम प्राकृत, पाली भाषा को प्रथम प्राकृत कहा जाता है। प्राकृत भाषा को द्वितीय प्राकृत कहा जाता है। द्वितीय प्राकृत, ठीक है। और ये अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत कहा जाता है। तृतीय प्राकृत, इतना आप याद रखेंगे कि जो पाली भाषा थी उसे प्रथम प्राकृत, जो प्राकृत भाषा थी उसे द्वितीय प्राकृत, और जो अपभ्रंश थी उसे तृतीय प्राकृत कहा जाता है। तो हमने देख लिया कि मध्यकालीन आर्य भाषा जो थी इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। अब हम पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ऐसे विकास का क्रम रहा। अब आगे देखेंगे कि अपभ्रंश से हिंदी का आगे विकास कैसे हुआ, इस चीज को अब देखते हैं, ठीक है। अपभ्रंश, अब आ जाते हैं यहाँ पे अपभ्रंश, लिख लेते हैं यहाँ पे।
अपभ्रंश। अपभ्रंश, ठीक है। अपभ्रंश से अब आगे देखेंगे तो अपभ्रंश को अब हम पांच भागों में बांटेंगे। एक आप नाम आप सुने होंगे है शोरसेनी। शोरसेनी अपभ्रंश, शोरसेनी अपभ्रंश, ठीक है। दूसरा है अर्धमागधी, अर्धमागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश। फिर अगला है मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। अब उसके बाद है एक है टक अपभ्रंश, अपभ्रंश। बाकी इसको ऊपर भी लिख दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। कालानुक्रम आप याद रखेंगे, एक बार पुनः आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो अब अपभ्रंश का भी अपभ्रंश का विकास आगे हुआ तो ये शोरसेनी अपभ्रंश में विकास हुआ, अर्धमागधी में विकास हुआ, मागधी में विकास हुआ, टक अपभ्रंश में विकास हुआ इसका। फिर उसके बाद एक है ब्राचड़ अपभ्रंश, एक है और ब्राचड़ अपभ्रंश, यहाँ ब्राचड़ अपभ्रंश। ब्राचड़ अपभ्रंश। और एक है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, ठीक है। इसी का एक और पार्ट है महाराष्ट्री अपभ्रंश, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। तो जो अपभ्रंश थी, अपभ्रंश भाषा थी, उसका विकास आगे हुआ एक शोरसेनी अपभ्रंश में, अर्धमागधी अपभ्रंश में और मागधी अपभ्रंश में, टक्स में और ब्राचड़ में और महाराष्ट्री अपभ्रंश में। इतने में विकास अपभ्रंश का हो गया। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, ये तो अपभ्रंश थे। अब शोरसेनी अपभ्रंश से कौन सी उपभाषाएं आई? तो इससे अब उपभाषा आएगी। देखिए उपभाषा लिखिएगा, उपभाषा। इससे अब उपभाषाओं का विकास हुआ, उपभाषा। इससे उपभाषाओं का विकास हुआ। अब इसमें शोरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ, पश्चिमी हिंदी। शोरसेनी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ? तो पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ। इसी से राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ, ठीक है। इसी से पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ, पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ, ठीक है। तो शोरसेनी अपभ्रंश से किसका किसका विकास हुआ? पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ, राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ और पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ, ठीक है। और इसी से आगे चल करके गुजराती बोली का भी विकास हुआ। गुजराती ये क्या है? बोली, ठीक है। उपभाषा से आगे चल करके बोली भी एक विकसित हुई शोरसेनी अपभ्रंश से, उसका नाम था गुजराती, ठीक है। अब अर्धमागधी से विकास हुआ पूर्वी हिंदी का, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। देखिए ये ऐसे ये डिवाइडेशन था यहाँ से,
समझेंगे इस चीज को। अपभ्रंश का ही विकास है आगे चल करके। तो अर्धमागधीश अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी आई। पूर्वी हिंदी जैसे कि अवधी बघेली, इससे विकास हुआ पूर्वी हिंदी से। पूर्वी हिंदी भाषा थी, इसके बाद बोलियां इससे विकसित हुई, तो हुआ अवधी। अवधी बोली थी। और बघेली, बघेली, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये बोली का विकास हुआ किस अंग वंश से? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से। ठीक है। अब मागधी अपभ्रंश से इससे विकास हुआ बिहारी हिंदी का। बिहारी हिंदी का। ठीक है। यानी बिहारी उपभाषा का विकास हुआ किससे? बिहारी उपभाषा का विकास हुआ मागधी अपभ्रंश से। ठीक है। अब इससे किस किस बोली का विकास हुआ? तो हुआ भोजपुरी। भोजपुरी का विकास हुआ किससे? मागधी अपभ्रंश से। यानी बिहारी उपबोली से किसका विकास हुआ? भोजपुरी का। ठीक है। भोजपुरी का विकास किससे हुआ? तो बिहारी हिंदी से। इसी से ही मैथिली का विकास हुआ। मैथिली का, मैथिली बोली का। और इसी से ही मगही, मगही बोली का भी विकास हुआ। ठीक है। ये बोलियां हैं। ठीक है। तो मागधी अपभ्रंश से बिहारी बिहारी उपभाषा का विकास हुआ। अब इससे बिहारी में जैसे आती है भोजपुरी, मैथिली और मगही। ठीक है। टक अपभ्रंश से, टक अपभ्रंश से किसका विकास हुआ? तो पंजाबी का। पंजाबी भाषा का विकास हुआ। ठीक है। किससे हुआ? टक्स से। ब्राचड़ से इस सिंधी भाषा का विकास हुआ। सिंधी, सिंधी, सिंधी भाषा का विकास हुआ, जो कि किससे आगे चल कर के 21वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संशोधन 21वां संविधान संशोधन 1967 में एक कौन सी भाषा बनी है? 15वीं भाषा बनी। इससे पहले 14 भाषाएं थी संविधान में, लेकिन 21वें संविधान संशोधन 1967 से 15वीं भाषा सिंधी बनी। ठीक है। महाराष्ट्री अपभ्रंश से किसका विकास हुआ? तो मराठी का हुआ। मराठी का हुआ। ठीक है। उम्मीद है इस चीज को आप समझ चुके होंगे कि हिंदी का कैसे विकास हुआ अलग अलग कालक्रम में। इस चीज को आप सीखे। सबसे इम्पोर्टेंट था यहाँ पे मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में बटी। अब उसमें से अपभ्रंश आगे चल करके विकसित हुई शोरसेनी अपभ्रंश में, जिससे विकास हुआ शोरसेनी अपभ्रंश में से विकास होता है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी का और गुजराती बोली का भी विकास होता है शोरसेनी अपभ्रंश से। अब अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास होता है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोली का विकास होता है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास होता है और बिहारी से ही आगे भोजपुरी, मैथिली और मागधी बोली का विकास होता है। ठीक है। अब टक्स से पंजाबी भाषा का विकास होता है। ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी का विकास होता है, जो कि 21वें संविधान संशोधन में 15वीं भारतीय भाषा बनी, संविधान में शामिल होने वाली। फिर महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी का विकास होता है। इस तरह से कुल ये जो देखिए, इस तरह से कुल एक पश्चिमी हिंदी, 2 मराठी, अरे राजस्थानी, 3 पहाड़ी और 4 पे पूर्वी और 5 पे बिहारी, यानी 5 उपभाषाओं से मिलकर के हिंदी। देखिए इस चीज को कि हिंदी 5 उपभाषा, 5 उपभाषा और
17 बोलियों से मिलकर बनी है, बोलियों से मिलकर बनी है। ठीक है, तो हिंदी का विकास कैसे हुआ है? 5 उपभाषाओं से और 17 बोलियों से मिलकर के हिंदी बनी हुई है। ठीक है, तो वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। उससे हमें लेना यहाँ पे नहीं है कोई लेना देना, मगर ये जाने कि हिंदी किससे बनी है, तो 5 उपभाषाओं और 17 बोलियों से बनी है। यहाँ पे 5 हमने उपभाषाएं बता दी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी से ये बनी है हिंदी। और ये 17 बोलियां हैं, जैसे यहाँ पर की गुजराती बोली थी, यहाँ अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी थी, ऐसे ही इन सब से मिलकर के हिंदी बनी है। ठीक है, उम्मीद है आप इस चीज को समझ गए होंगे। नहीं समझ पाए वीडियो को दोबारा भी देखिएगा एक बार, ये थोड़ा टफेस्ट होता है, लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए एक हमने सही कालानुक्रम के हिसाब से आपको बताना चाहा। एक बार पुनः हो सके रिवाइज करा सकते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए, जिससे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मध्यकालीन आर्य भाषा से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसका विकास 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, उसको 3 भागों में बांटा गया है, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। अपभ्रंश से शोरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधीय अपभ्रंश, मागधीय अपभ्रंश, टक्स अपभ्रंश और ब्राह्मण अपभ्रंश और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, ये 6 अपभ्रंशों में बांटा गया है। अब इसमें से देख लीजिए कैसे कैसे विकास हुआ है। उम्मीद है इस चीज को आप सीख चुके होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।